हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे ऑन एनर्जी ड्यूरिंग एसएचएम। नेक्स्ट नोट फॉर एग्जांपल, ए पार्टिकल इज मूविंग ऑन एक्स एक्सिस with potential energy U equal to 2 minus 20x plus 5x square joules, and particle is released at x equal to minus 3. Particle is released at x equal to minus 3. Then what can be the maximum value of x? देखो, हम जिसको x एक्सिस लाइन ऑफ ऑसिलेशन बोलते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं ना कि हर बार x इक्वल टू 0 ही मीन पोजीशन हो। जब भी हम एक्सट्रीम से ऑब्जेक्ट छोड़ते हैं तो एक्सट्रीम से मीन और फिर मीन से दूसरा एक्सट्रीम, यानी +a टू 0, 0 टू माइनस, यानी एक एक्सट्रीम से छोड़ दिया तो 2a तक जाना है, ये तो कंफर्म है। लेकिन मीन पोजीशन को आप कोई भी x डिनोट कर सकते हैं ना। तो इस क्वेश्चन में एक्सप्रेशन ऑफ u गिवन है और x इक्वल टू -3 से अगर रिलीज किया है, देखो यहाँ du बाय dx आपको माइनस साइन f रिस्टोरिंग का आइडिया दे देगा, और f रिस्टोरिंग 0 होती है मीन पोजीशन पर, तो उसे कौन सा x मीन पोजीशन है वो आ जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करें तो du बाई डी एक्स इट इज़ 0 -20 + 10x, यानी f रिस्टोरिंग जो इसका माइनस है तो ये 20 - 10x इक्वल टू 0 करते हैं तो x आ जाता है 2, यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन है x इक्वल टू 2। तो -3 से रिलीज किया तो x इक्वल टू +2, -3 से +2 का मतलब हो जाता है 5, -3 से +2, ये आपके पास एम्पलीट्यूड। तो यहाँ से 5 ही और जाना, तो मैक्सिमम x क्या आएगा? आंसर इज x इक्वल टू 7। ठीक है, और ये सब जो भी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं अभी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एनर्जी, फेज, ये सब ओवरऑल हमने सब डिस्कस कर लिया, अलग अलग क्वेश्चंस कर लिए। अभी कुछ ऐसे एग्जांपल्स करें जिनमें इन सब बातों को मिला करके क्वेश्चन कुछ भी बनता है। ठीक है ना, जनरल क्वेश्चन ऑन एसएचएम देखें एक बार। जैसे डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल चेंजेस विद टाइम, xt क्वेश्चन गिवन है, x इक्वल टू 12 sin ओमेगा t -16 sin क्यूब ओमेगा t, और ये x सेंटीमीटर में है, टाइम सेकेंड्स में। इफ इट्स मोशन इज SHM देन व्हाट इज इट्स मैक्सिमम एक्सेलरेशन। एक SHM तो हार्मोनिक फंक्शन है, सिंपल साइन फंक्शन की फॉर्म। क्वेश्चन सेज कि SHM है तो आपको ट्रिग्नोमेट्री के जनरल फार्मूलाज कभी कभी सोचने होते हैं। जैसे हमारे पास साइन 3θ जो हम 2θ + θ करके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये स्टैंडर्ड फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्री में। साइन 3θ इज 3 sin θ -4 sin क्यूब θ। आप इसको कंपेयर करें तो ये x, इफ़ यू टेक 4 कॉमन, इट इज़ 3 sin ओमेगा t -4 sin क्यूब ओमेगा t, और ये एक्सप्रेशन इस फॉर्मूला से बनता है 4 sin 3 ओमेगा t। तो इस
ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड है 4 और इसका 2 पाई बाय टी इज 3 ओमेगा। ठीक है, तो या इसको आप हमें, क्योंकि मैक्सिमम एक्सेलेरेशन पूछा है, ओमेगा डैश इज व्हाट 3 ओमेगा। नाउ मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो उस SHM की ओमेगा हो, जैसे कि ओमेगा डैश है ये, इनटू एम्पलीट्यूड। नाउ एम्पलीट्यूड इज 4 सेंटीमीटर, ओमेगा डैश इज 3 ओमेगा एंड एम्पलीट्यूड इज 4 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरह से ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन सॉल्व होगा। नेक्स्ट नोट करें, फिगर के साथ एक क्वेश्चन है, 3 masses of 500 gram ये 500 ग्राम, 300 ग्राम, 100 ग्राम, 3 masses of 500 gram, 300 gram and 100 gram are suspended at the end of a spring as shown and are in equilibrium. When 500 gram mass is removed, the system oscillates with a period of 2 seconds. What will be the time period of oscillation if 300 gram mass is also removed? एक स्प्रिंग मास सिस्टम में टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है 2 पाई √m/k। m उस ऑब्जेक्ट का मास जो ऑसिलेट हो रहा है। सिस्टम इज एट रेस्ट। आपने इसमें से जब 500 रिमूव कर दिया तो रिमेनिंग क्या है, मतलब वो रिमेनिंग कनेक्टेड है, समझना आपको। तो 400 ग्राम के साथ इसके ऑसिलेशन का टाइम पीरियड है 2 सेकेंड्स, मीन्स 2 सेकेंड्स इज 2 पाई 0.4/k. Now the question is कि if 300 is also removed, 300 रिमूव कर दो तो बचेगा क्या, ओनली 100 ग्राम यानी 0.1। तो ये T 2 पाई 0.1/k. So you divide them and solve T. ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगेन एक स्प्रिंग के साथ केस। ये M1 है, ये M2 है और ये स्प्रिंग ऑफ कांस्टेंट K। फिगर शोज ए सिस्टम in equilibrium. Mass M2 is gently detached. And M1 is observed to be oscillating. Then what is the time period and amplitude of oscillation of M1 when M2 is gently removed? किसी भी ऑसिलेशन में टाइम पीरियड, तो जो ऑसिलेट हो रहा है मास उसकी टर्म्स में आना है। M2 हट चुका है, ऑसिलेट हो रहा है सिर्फ M1, तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का आंसर होना है 2 पाई √m1/k। बट व्हाट इज एम्पलीट्यूड? देखो एम्पलीट्यूड हमेशा
वो फोर्स डिसाइड करती है जो उसको इनिशियली डिस्प्लेस कराती है, यानी एक्सटर्नल फोर्स। जैसे अगर ये M1 सस्पेंडेड है और M1 रेस्ट में है, M1 इज एट रेस्ट, तो इसको ऑसिलेशन कैसे शुरू कराएंगे? हम इस M1 पर डाउनवर्ड कोई फोर्स लगाएं तो वो फोर्स इस M1 को डाउन मूव कराएगी। जितना कराएगी, 1 सेंटीमीटर कराए, 2 सेंटीमीटर कराए, और फिर आपने F हटा दिया, जितना उस F की हेल्प से आप इसको फर्दर और इलोंगेट कर लेंगे, वही एम्पलीट्यूड ऑफ SHM होगा। जैसे पेंडुलम का केस देखिए आप, जितना एंगल आप एक्सट्रीम तक इनिशियली ले जा करके छोड़ेंगे, वही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या बन जाना है? एम्पलीट्यूड। तो यहाँ अगर मैंने फोर्स F लगाया, ये इक्विलिब्रियम था, F लगाया तो F जहाँ तक इसको F खींच सकता है वो क्या है? F इक्वल टू KX। तो जो F आप लगाएंगे, दैट F अपॉन K विल बी दी एम्पलीट्यूड। तो यहाँ जैसे मैंने यहाँ F लगाया, F लगाने के बाद यहाँ रोका हुआ है, यानी अभी M1G ने जो, वो तो इक्विलिब्रियम है, एक्स्ट्रा जो F है उसके साथ वो वहाँ रुका हुआ है और फिर छोड़ दिया। सेम ये केस यहाँ था, M2 भी पहले सस्पेंडेड था और इक्विलिब्रियम था, यानी M2G फोर्स वो F है जो डाउनवर्ड एक्टिंग थी ऑन M1, जो M1 को भी डाउनवर्ड पुल कर रही थी। M2G फोर्स हट गई, तो जो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन है वो M2G अपॉन K है। इस M2 का वेट M2G उस F की तरह बिहेव करेगा जिसने ऑसिलेशन स्टार्ट कराया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। A block is on a horizontal surface which makes oscillations horizontally with frequency 2 Hz. The coefficient of friction between block and surface is 0.4. Then what is the maximum amplitude so that the block does not slide on the surface? तो ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन, हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में फ्रिक्शन टॉपिक पढ़ा हुआ है, और फ्रिक्शन टॉपिक में ये बात हम डिस्कस करते हैं कि ये मान लीजिए कोई ब्लॉक है और इसके ऊपर ये कोई M प्लेस्ड है, ठीक है। तो लोअर ब्लॉक को अगर एक्सेलरेशन दिया, इफ लोअर ब्लॉक हैज एक्सेलरेशन A, देन अपर ब्लॉक पर विद रिस्पेक्ट टू लोअर ब्लॉक एक सूडो फोर्स आ जाएगी। डिस्कस ये करना है कि इस लोअर ब्लॉक को एक्सेलरेशन देने से अपर ब्लॉक इस लोअर ब्लॉक के विद रिस्पेक्ट टू रेस्ट में रहेगा या स्लिप करेगा। तो क्योंकि हमें इसका स्टेट ऑफ मोशन विद रिस्पेक्ट टू लोअर ब्लॉक डिस्कस करना है, तो हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेंगे लोअर ब्लॉक को, और ये लोअर ब्लॉक के पास एक्सेलरेशन है, तो ये इनर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो इस पर सूडो लेनी पड़ेगी। और सूडो फोर्स जो है वो आपके पास इस A के अपोजिट शो होनी है। तो इस सूडो फोर्स की वजह से इस M की टेंडेंसी विद रिस्पेक्ट टू लोअर ब्लॉक बैकवर्ड स्लिप होने की है, लेकिन जैसे ये स्लिप होने आएगा तो फ्रिक्शन पिक्चर में आ जाएगी और फ्रिक्शन इसको स्लिप नहीं होने देगी। तो ये M upper block will slip with respect to lower block if F pseudo is greater than F limit, यानी for F pseudo less than or equal to F limit ये स्लिप नहीं होगा। और सूडो फोर्स क्या है? वो तो MA है, और लिमिट क्या है? वो तो म्यू एस mg है। तो M कैंसिल, तो A आ जाता है म्यू एस जी।
ये सारी बात हम लॉज ऑफ मोशन में फ्रिक्शन टॉपिक में पढ़ते हैं कि इस लोअर ब्लॉक का वो एक्सेलरेशन जब तक अपर ब्लॉक इसके विद रिस्पेक्ट टू स्लिप नहीं करेगा की वैल्यू है म्यू जी या म्यू एस जी। इस बात को यहाँ देखो कैसे क्वेश्चन बना है। यहाँ एक समझ लीजिए लोअर ब्लॉक है विच इज नेम्ड एज हॉरिजॉन्टल सरफेस इन द क्वेश्चन, और ये लोअर ब्लॉक इस तरह से एक्स एक्सिस पर हॉरिजॉन्टली ऑसिलेट हो रहा है प्लस ए और माइनस ए के बीच में। इट इज ऑसिलेटिंग, और ऑसिलेशन करते हुए इस ब्लॉक पर एक एम प्लेस्ड है, जैसे हमने ये डिस्कस किया। तो हमें ये पता है कि अपर ब्लॉक एम इस लोअर ब्लॉक के विद रिस्पेक्ट टू तब तक स्लिप नहीं करेगा जब तक लोअर ब्लॉक का एक्सेलरेशन म्यू जी से ग्रेटर नहीं हो जाता। लेकिन इस केस में लोअर ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या है वो हमें सोचना है। लोअर ब्लॉक इज ऑसिलेटिंग, ड्यूरिंग ऑसिलेशन एक्सेलरेशन हर समय बदल रहा है। एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर एक्स है, ठीक है ना, लेकिन उस एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, वो है ओमेगा स्क्वायर इनटू एम्पलीट्यूड। तो वो मैक्सिमम वैल्यू अगर इस म्यू एस जी से लेस देन और इक्वल टू रहती है तो ये कभी भी स्लिप नहीं करेगा, ठीक है। तो अब इतनी सारी बात यहां लिंक होकर के क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि फॉर एम टू नॉट स्लिप ओवर oscillating surface omega square into amplitude, which is the maximum acceleration of oscillating surface, it should be less than or equal to mu sg। अब इस क्वेश्चन में आपको ओमेगा दे दी है, उसका फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड दे दिया है। क्वेश्चन में पूछा है कि इट इज़ ऑसिलेटिंग विथ फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज। तो फॉर ए फिक्स्ड ओमेगा अगर मैं एम्पलीट्यूड बढ़ाऊंगा तो ये वैल्यू बढ़ेगी। तो मैक्सिमम क्या एम्पलीट्यूड हो सकता है ये क्वेश्चन, बट इसका अब दूसरा भी पार्ट बन सकता है कि आपको ए दे दिया जाए और मैक्सिमम ओमेगा पूछी जाए। तो दोनों ही बातें हमें नोट कर लेते हैं कि अगर हम फॉर ए फिक्स्ड ओमेगा, जो कि हमारा क्वेश्चन है, फॉर ए फिक्स्ड ओमेगा ए शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर, मीन्स मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का आंसर है म्यू एस जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर। और फॉर ए फिक्स्ड एम्पलीट्यूड ओमेगा शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू एस जी अपॉन ए अंडर रूट, ठीक है। जैसे ये हॉरिजॉन्टल का एक केस, ऐसे ही वर्टिकल का केस भी आपको दिया जाता है। जैसे वर्टिकल, ये एक ब्लॉक जिस पर प्लेस्ड है वो वर्टिकल मूव करे, हॉरिजॉन्टल की बजाय ये वर्टिकल मूवमेंट हो रहा है लाइक दिस। ये y0 है और इस लाइन पर y इक्वल टू प्लस a और ऐसे ही y इक्वल टू माइनस a एंड ऑसिलेशन इज गोइंग ऑन। तो वर्टिकल में जैसे हमने लॉज ऑफ मोशन में सारी बात पढ़ी हुई है,
कि अगर ये ब्लॉक इस m पर जो n एक्ट होता है, अगर इस लोअर ब्लॉक के पास अप एक्सेलरेशन है तो ये जो n है, n इज m इंटू जी प्लस ए, और अगर इस लोअर ब्लॉक के पास डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है तो ये जो n है, ये n m इंटू जी माइनस है। और उस केस में जब n लेस देन एम जी होता है तो अगर इस a की वैल्यू ग्रेटर देन g हो जाए तो n ने नेगेटिव हो जाना है। उसका मतलब ये है कि इस ब्लॉक और इस अपर एंड लोअर ब्लॉक का आपस में कांटेक्ट ही नहीं रहना है, ये दोनों डिटैच हो जाएंगे। अगर लोअर ब्लॉक का डाउनवर्ड एक्सेलरेशन g से ज़्यादा हो गया तो ये m और ये ब्लॉक, ये प्लेटफॉर्म, ये आपस में डिटैच हो जाएंगे। तो यहाँ क्वेश्चन ये बनाते हैं कि ये सरफेस है जो अप डाउन ऐसा ऑसिलेट हो रहा है, तो ये ऑसिलेशन में ये स्मॉल m इट इज़ जस्ट लाइंग ऑन इट, तो स्मॉल m का जो कांटेक्ट है विद द ऑसिलेटिंग सरफेस, वो कांटेक्ट ब्रेक ना हो, यानी वो डिटैच ना हो विद रिस्पेक्ट टू ऑसिलेटिंग सरफेस, वो डिटैच ना हो, तो उसकी कंडीशन। पहली बात तो ये कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ड्यूरिंग ऑसिलेशन इज ऑलवेज टूवर्ड्स मीन पोजीशन, यानी जिस समय वो नेगेटिव y पर होगा, कहीं भी होगा, चाहे वेलोसिटी उसकी नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, इससे इस केस में वेलोसिटी से कोई मतलब नहीं होता है। ये लोअर ब्लॉक की डायरेक्शन ऑफ मोशन अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है, जो मर्जी है, उसका एक्सेलरेशन अपवर्ड है तो n इज मोर देन mg। इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन अपवर्ड हो कि डाउनवर्ड हो, उसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है तो n इज लेस देन mg। तो ऐसे यहां पर जब y नेगेटिव है, यानी 0 और -a के बीच में कहीं भी है, तो एक्सेलरेशन टुवर्ड्स मीन पोजीशन यानी कि अपवर्ड है। और 0 और +a के बीच में जब उसका y या डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन नेगेटिव है। यानी इस रीजन में कहीं भी आप चेक करेंगे तो n ग्रेटर देन mg होगा, और इस रीजन में कहीं भी आप चेक करेंगे तो n लेस देन mg होगा। और क्योंकि इस ऑसिलेटिंग प्लेटफॉर्म का एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है एक्सट्रीम पर, यानी इस y इक्वल टू -a पर जो n है, n इज मैक्सिमम एट y इक्वल टू -a, ऐसे ही n इज मिनिमम एट y इक्वल टू +a। और वो मिनिमम n अगर मोर देन 0 है, यानी पॉजिटिव है, तो डिटैच नहीं होगा। तो इस मिनिमम n की वैल्यू क्या है? एक्सेलरेशन इज ω² इंटू y, यानी इस रीजन में जो n है वो n क्या है? तो वो n है mg प्लस m⍵² यहां पर n जो लेस है वो क्या है? mg माइनस m⍵²y। सो फॉर m to remain in contact with block, तो n जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जो मिनिमम n है, मिनिमम n अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहा तो बाकी सब तो n पॉजिटिव ही रहने हैं। यानी कभी कभी सिर्फ इतना ही क्वेश्चन आता है कि इस ब्लॉक की इस प्लेटफॉर्म से डिटैच होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कहाँ है? तो आंसर है इस पॉइंट पर जहाँ पर n मिनिमम है। ठीक है ना?
जैसे जैसे n कम होता जाता है तो n अगर 0 हो जाए, इट इज़ अबाउट टू डिटैच, n नेगेटिव हो जाए तो इट गेट्स डिटैच्ड। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वही है ना जहाँ n मिनिमम की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर वो n मिनिमम, ये जनरल बात है, बट इसमें अप्लाई करेंगे तो दैट n मिनिमम जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। नाउ व्हाट इज n मिनिमम? इट इज mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर एम्पलीट्यूड, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना, यानी कि g शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर a और ओमेगा स्क्वायर a शुड बी लेस देन इक्वल टू g। तो फिर यहाँ से क्योंकि ये ओमेगा और a का प्रोडक्ट आता है, तो फॉर ए फिक्स्ड ओमेगा a should be less than equal to g by omega square. So maximum amplitude answer is g by omega square. ऐसे ही for a fixed a amplitude आपके पास ओमेगा should be less than equal to g upon a अंडर रूट। ठीक है, तो ये केस समझ के रखें। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, ए लार्ज हॉरिजॉन्टल सरफेस मूव्स अप एंड डाउन इन SHM with an amplitude of 1 centimeter. If a mass of 10 kg which is placed on the surface is to remain in contact with it, then what can be the maximum frequency of SHM? तो आपको एम्पलीट्यूड दे दिया है और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पूछा है, तो आप मैक्सिमम ओमेगा इक्वल टू करके फाइंड आउट करें, फ्रीक्वेंसी जो है वो ओमेगा अपॉन 2 पाई हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नोट करें क्वेश्चन। ए पार्टिकल इज following SHM according to the equation x equal to a cos pi by 4t. एक तो ये बात बहुत जल्दी समझ के रखें कि जब भी x दिया है ना a साइन ओमेगा t, इसका मतलब इनिशियल फेज इज 0, और जब भी दिया है a कॉस ओमेगा t, मतलब इनिशियल फेज इज पाई बाय 2। t 0 पर वो एक्सट्रीम पर है। ठीक है, ये बात जल्दी से समझ के रखो। ये कभी साइन फंक्शन होता है, कभी कॉस होता है। साइन फंक्शन है तो t 0 पर x इज 0, और कॉस फंक्शन है तो t0 पर x इज a एक्सट्रीम। तो ये हमें गिवन है, इक्वेशन गिवन है। नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल, डिस्टेंस, हाँ ध्यान रखना, डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल फ्रॉम t इक्वल टू 0, फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 6 सेकेंड। तो एक तो ओमेगा से, ओमेगा इज पाई बाय 4 और ओमेगा होता है 2 पाई बाय टी, तो टी है 8 सेकेंड्स, टाइम पीरियड इज 8 सेकेंड्स। तो आपने प्लस ए, ये x इक्वल टू 0 मीन पोजिशन, ये प्लस ए और ये है माइनस ए, प्लस ए से रिलीज किया तो t बाय 2 टाइम में यहां पहुंचना है। जब टाइम पीरियड है 8 सेकेंड्स, तो व्हाट इज t बाय 2? t बाय 2 इज 4 सेकेंड्स। आपको टोटल 6 सेकेंड्स दिए हैं। तो आप देखें, क्वेश्चन आसान है।
इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 4 सेकेंड लगने हैं. व्हाट इज 2 सेकेंड्स? 2 सेकेंड्स इज t/4. तो ये 2 सेकेंड्स में यहां, फिर 2 सेकेंड्स में यहां, और नेक्स्ट 2 सेकेंड्स में ये ट्रेवल होगा -a से 0 आना. तो व्हाट इज द पाथ ट्रेवल्ड? पाथ कवर्ड इन 6 सेकेंड्स. a एम्पलीट्यूड, a देन रिवर्स में फिर a. तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन दिस टाइम इज 3a. ठीक है, 3a. नेक्स्ट नोट करें, 2 पार्टिकल्स ऑफ सेम टाइम पीरियड t and amplitude is also same amplitude undergo SHM along the same line with initial phase difference of π/6. उन दोनों के बीच में एक फेज डिफरेंस है इनिशियल π/6. अब क्वेश्चन की लैंग्वेज के साथ साथ क्वेश्चन समझते जाओ. व्हेन टाइम पीरियड इज सेम, सो ओमेगा इज सेम, तो रिलेटिव ओमेगा तो कुछ है नहीं, तो जो इनिशियल फेज डिफरेंस है वो फेज डिफरेंस मेंटेन रहेगा. इफ दे स्टार्ट बोला, स्टार्ट तो उनका हमने इसको t0 बोला, ठीक है ना. इफ एट t इक्वल टू 0 दे आर एट द सेम पॉइंट. अब क्वेश्चन में वैसे तो बता दिया है कि मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शंस, लेकिन वो अंडरस्टूड है, हमने डिस्कस की थी बात कि 2 पार्टिकल्स ऑसिलेट होते हुए एक लाइन पर सेम एम्पलीट्यूड सेम टाइम पीरियड, वो एक दूसरे को जहां भी क्रॉस करेंगे, यानी जब भी वो एक साथ होंगे, तो वो मस्ट है कि दोनों की वेलोसिटीज अपोजिट होंगी ही होंगी. उस सेम वेलोसिटी प्लस सेम डायरेक्शन की वेलोसिटी के साथ वो एक पॉइंट पे कभी होंगे ही नहीं, राइट. सो लैंग्वेज उस तरह से है दैट एट t इक्वल टू 0 दे आर एट द सेम पॉइंट and moving या having velocities in the opposite directions. So find the time after which, find the minimum time after which they will again meet. अभी जैसे एक ही पॉइंट पर है ना, ऐसे ही find the time after which they will meet again for the first time. तो हमने 2 पार्टिकल्स का केस ये सर्कल पर भी डिस्कस किया. सेम एम्पलीट्यूड है, सेम टाइम पीरियड, उनके बीच में इनिशियल फेज डिफरेंस है π/6, और जो t0 है उस पर क्वेश्चन में बोला गया है कि वो एक ही पॉइंट पर हैं. तो आप ध्यान करें, ये हमने समझी हुई लास्ट क्लास में बात कि उस समय जब ये सेम पॉइंट पर होते हैं तो सिचुएशन ये बनी होती है, ये यहाँ होता है, ये यहाँ होता है, और ये दोनों एंगल सेम होते हैं, और ये टोटल एंगल इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस बता रहा होता है. ऐसा इधर भी होता है, ऐसा इधर भी होता है, यानी इसी को ये मान लेते हैं A है, ये B है. तो घूमने के बाद ये B जब यहाँ होगा इस तरह से, और A घूमने के बाद यहाँ होगा, तो उस समय ये दोनों का x ये फिर सेम होगा. उस समय ये पार्टिकल यहाँ मूविंग होगा और ये पार्टिकल यहाँ मूविंग होगा. अरे समझ में, इन दोनों के बीच में इनिशियल फेज डिफरेंस था 30 डिग्री, ये पूरा एंगल है 30 डिग्री. तो B डायमीट्रिकली अपोजिट पहुंचाना, तो B ने कितना एंगल कवर किया है? हाफ रोटेशन किया है. सो कितने टाइम के बाद, मिनिमम कितने टाइम के बाद दे विल मीट अगेन? तो आंसर आएगा हाफ टाइम पीरियड t/2. नेक्स्ट, एट टाइम t इक्वल टू 0 one particle is at maximum positive amplitude and the other particle is at half of the positive amplitude.
their amplitudes are same, their time periods are same equal to t. If they are approaching, then find the minimum time in which they will cross each other. देखो क्रॉस ईच अदर या तो ये सिचुएशन या तो ये सिचुएशन, ये बात ध्यान रखें आप। फिर से केस ऐसा ही है कि दोनों का सेम टाइम पीरियड, दोनों का सेम एम्पलीट्यूड, तो ये आपके पास केस ठीक है। नाउ द क्वेश्चन सेज कि एट t इक्वल टू 0 वन इज एट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, यानी वो यहां है, और दूसरा अभी हाफ ऑफ पॉजिटिव एम्पलीट्यूड, और ये हाफ का मतलब हो जाता है इस तरह से, ये पॉइंट a/2 है, और ये अप्रोचिंग का मतलब ये इस तरफ है, ये उस समय इसको अप्रोच कर रहा है। ये तो स्टार्ट ही हुआ रिवर्स में, तो ये a/2 होने का मतलब है ये a है, ठीक है। तो ये a/2, इट मीन्स दिस एंगल इज 30 डिग्री, दिस एंगल इज 60 डिग्री, यानी इन दोनों के बीच में फेज का डिफरेंस इनिशियली 60 डिग्री है, और एक दूसरे को क्रॉस करने का मतलब ये मूव होकर यहां आ जाना, और इसका ये मान लीजिए A है, तो A मूव होकर यहाँ आ गया, और ये जो B है ये B मूव होकर के यहाँ आ गया, और ये दोनों एक साथ हो गए, एक ये इधर जाता हुआ, ये इधर आता हुआ, और ये 60 रहेगा अभी भी, ये एंगल 60 है फेज डिफरेंस। लेकिन अब जब ये क्रॉस करने की सिचुएशन है तो ये दोनों एंगल सेम हो जाएंगे, यानी ये भी 30, ये भी 30। तो A ने कितना मूव करना है? A ने सिर्फ 60 में से 30 माइनस करें तो 30 डिग्री ही मूव करना है। दोनों A और B ने 30 डिग्री का फेज कवर करना है, तो वो फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर t इक्वल टू 0 मीट करेंगे। और 30 डिग्री इंप्लाइज π/6 का मतलब 2π/12 implies time taken is t/12. आफ्टर what टाइम? तो आंसर है t/12। नेक्स्ट, ये देखो जनरल सा क्वेश्चन, टाइम पीरियड is t1 when the restoring force is f1, ठीक है। टाइम पीरियड is t2 when restoring force is f2, उसी सेम बॉडी का, राइट। टाइम पीरियड is t1 when restoring force is f1, and for the same body time period is t2 when the restoring force is f2. Now question is, what will be the time period when restoring force is sum of f1 and f2, sum of f1 and f2? तो किसी भी ऑसिलेशन में जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो एट एनी x f रिस्टोरिंग होता है m ओमेगा स्क्वायर x। तो क्वेश्चन ये है कि जब f1 है तो कुछ ओमेगा 1 होगा, जब f2 है तो ओमेगा 2 होगा। t1 t2 गिवन है, व्हाट इज ओमेगा 1? ओमेगा 1 इज 2π/t, ओमेगा 2 इट इज 2π/t1 t2। और जब दोनों एक्ट होंगे का मतलब f1 प्लस f2 हो गया, तो ये m कुछ भी ओमेगा नेट स्क्वायर x होगा। तो यहाँ से आप ये f1 f2 पुट करेंगे तो ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 स्क्वायर
आ रहा है ओमेगा स्क्वायर, यानी 1/T1² प्लस 1/T2² आ रहा है 1/T²। ठीक है, तो T2² प्लस T1² अपॉन T1² T2² is 1/T², which means T is equal to under root of T1² T2² upon T2² plus T1²। जनरल क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सभी जो हम ऑसिलेशंस को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने कहा कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है वो कंजर्व रहती है, विद दिस अजम्पशन कि ऑसिलेशन करते हुए कोई भी फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है, और प्रैक्टिकली ऐसा कभी होना ही नहीं है। हमारे पास किसी सरफेस की फ्रिक्शन की बात नहीं हो रही। कोई भी ऑब्जेक्ट मीडियम में तो है ना, एयर में तो हमेशा ही है ना। जैसे मान लो एक पेंडुलम, एक कोई रॉड है, ऑसिलेट कर रही है, तो मैं एक्सिस पर उसकी कोई फ्रिक्शन है उसकी बात नहीं कर रहा, वो तो स्मूथ है। लेकिन जो एयर है जिसमें ऑसिलेट होना है, मीडियम जिसको बोलते हैं, उस मीडियम का रेजिस्टेंस तो हमेशा रहना ही है ना। तो मीडियम का ये रेजिस्टेंस, हमने विस्कोसिटी पढ़ा है, वो मीडियम का रेजिस्टेंस विस्कोसिटी की वजह से होता है। तो हम विस्कोसिटी टॉपिक में हम पढ़ते हैं ना केस स्टोक्स लॉ कि F विस्कस ड्रैग ऑन ए स्फेरिकल बॉल इज 6 पाई ईटा RV। वहाँ से आप याद रखें कि बॉडी की शेप बदल जाती है, तो वो जो 6 पाई ईटा R है, क्योंकि वो स्फेयर के लिए है, R इज़ रेडियस ऑफ स्फेयर। मान लो स्फेयर नहीं है, वो कोई क्यूब शेप बॉडी है, तो फिर वो कांस्टेंट कुछ और हो जाएगा, बट V तो रहेगा। जो भी मीडियम की फ्रिक्शन होती है वो हमेशा V के प्रोपोर्शनल तो होती है। जो कांस्टेंट है वो हम विस्कस ड्रैग कांस्टेंट कुछ बोल देते हैं, वो रहेगा। तो ड्यूरिंग ऑसिलेशन ऐसी कोई मीडियम की जो फ्रिक्शन प्रेजेंट हो उसको बोलते हैं डैम्पिंग फोर्स। डैम्पिंग फोर्स, क्योंकि उस डैम्पिंग फोर्स के नेगेटिव वर्क, उसने हर समय नेगेटिव वर्क करते रहना है, क्योंकि वो फोर्स हमेशा वेलोसिटी के अपोजिट है। ठीक है, तो एनर्जी लॉस होते चले जाने की वजह से जो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन है वो कम होता जाएगा, डैम्प होता जाएगा। तो डैम्पिंग फोर्स प्रेजेंट क्यों नाम रखा है, क्योंकि उसकी प्रेजेंस में एम्पलीट्यूड जो है वो डिक्रीज होता जाता है विद टाइम, यानी कि डैम्प होता जाता है। तो मीडियम की फ्रिक्शन ऑसिलेशन में प्रेजेंट है, तो दैट इज नोन एज डैम्पिंग फोर्स। फ्रिक्शन ऑफ मीडियम is known as damping force। ठीक है, और damping force हम इसको जनरलाइज कर रहे हैं। damping force is B times V। what is B? B is damping constant। और क्योंकि ये फोर्स हमेशा V के अपोजिट होती है तो माइनस PV। जैसे हम F रिस्टोरिंग बोलते हैं -KX, क्योंकि वो X से हमेशा अपोजिट साइन होता है उसका। तो हर ऑसिलेशन में प्रैक्टिकली ये डैम्पिंग प्रेजेंट होती ही है। तो इन प्रेजेंस ऑफ डैम्पिंग हमारे पास ऑसिलेशन की इक्वेशन क्या बनेगी, हाउ द एम्पलीट्यूड विल डिक्रीज विथ टाइम एंड हाउ द टाइम पीरियड विल बी अफेक्टेड। देखो, बट ऑब्वियस है कि एक ऑब्जेक्ट जब x 0 से +a की तरफ जा रहा है तो रिस्टोरिंग फोर्स उसको रिटार्ड करा रही है, तो मीडियम की फ्रिक्शन भी साथ में आ जाए तो ये अपने एक्सट्रीम पर इन एब्सेंस ऑफ डैम्पिंग अगर 2 सेकेंड में पहुंचता था तो प्रेजेंस ऑफ डैम्पिंग में 2 सेकेंड से ज़्यादा टाइम ले लेगा। तो ये तो बड़ा आसान है समझना कि इन प्रेजेंस ऑफ डैम्पिंग टाइम पीरियड जो है वो बढ़ जाएगा।
डैम्पिंग बहुत स्मॉल है तो स्लाइटली बढ़ेगा, लेकिन बढ़ेगा। और टाइम पीरियड बढ़ेगा का मतलब जो ओमेगा है इन प्रेजेंस ऑफ डैम्पिंग डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ थोड़ा सा एज रिजल्ट हमें ये सारी बात समझ लेनी है कि जिन ऑसिलेशंस में कोई फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है उनको बोल देते हैं फ्री ऑसिलेशंस, और जिनमें फ्रिक्शन प्रेजेंट है उनको बोल देते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशंस। ठीक है, तो यहां पर ड्यूरिंग ऑसिलेशन जो एफ नेट है m इंटू ए वो माइनस के एक्स है, मीन्स d2x बाय dt स्क्वायर प्लस k अपॉन mx इक्वल टू 0 is the differential equation which represents the free SHM, which represents the SHM which is free from any damping force, and solution of this equation is x equal to a sin omega t plus phi. जनरल सॉल्यूशन हमें नहीं पता phi होगा नहीं होगा, बट जनरल सॉल्यूशन ये है where omega is under root k upon m and a is amplitude. यही किया हमने सब। बट डैम्पिंग जब प्रेजेंट होगी तो ड्यूरिंग ऑसिलेशन ये फोर्स एक्टिंग है ही है। इन एडिशन टू दिस डैम्पिंग फोर्स इज ऑल्सो प्रेजेंट। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन में जो m इंटू एक्सेलरेशन है ये इक्वल टू माइनस के एक्स माइनस बी वी होगा। b इज द डैम्पिंग फोर्स, यानी ये आपके पास d2x बाय dt स्क्वायर प्लस b अपॉन m, v को भी dx बाय dt लिख लेते हैं, प्लस k अपॉन m, x इक्वल टू 0। दिस इज द डैम्पिंग इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज रिप्रेजेंटिंग द डैम्प्ड ऑसिलेशन। ठीक है, और इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है ये तो हमें पता ही है कि डैम्पिंग प्रेजेंट है तो ओमेगा ने कम हो जाना है और एम्पलीट्यूड ने विद टाइम कम होते जाना है। बट क्या है वो इफेक्ट, वो हमें एज रिजल्ट याद कर लेना है। हम कोई मैथमेटिकल यहाँ डेरिवेशन नहीं करनी है, हमें इसका रिजल्ट याद रखना है। एक तो ये समझना है ये इक्वेशन होती है क्योंकि आपको इक्वेशन कंपेयर करने के लिए दी जाती है। एंड सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज, जो जनरल सॉल्यूशन है ऑफ दिस इक्वेशन इज, इट इज x इक्वल टू, अब जो एम्पलीट्यूड यहाँ a लिखा था, ऑफ कोर्स ये a कौन डिसाइड करता है, जो ऑसिलेशन स्टार्ट कराता है, और फिर वो जो a दिया जाता है वो a मेंटेन रहता है। बट यहाँ पर जो a दे करके छोड़ा जाएगा वो a विद टाइम कम होता जाएगा। तो यहाँ एक्सप्रेशन ऑफ एम्पलीट्यूड में a जो एक्सपोनेंशियल होता है ना e, दैट e टू द पावर माइनस बी अपॉन 2mt साइन ओमेगा डैश टी प्लस फाई, जनरल इक्वेशन। और ओमेगा डैश यहाँ क्या होती है, अंडर रूट के बाय एम। तो यहाँ है ये अंडर रूट के बाय एम माइनस बी अपॉन 2 बाय एम स्क्वायर। ये आपको याद करना है कि इसकी प्रेजेंस में ओमेगा कुछ कम हो गई। इफ डैम्पिंग कांस्टेंट इज वेरी वेरी स्मॉल देन दिस ओमेगा डैश इज अप्रॉक्सीमेटली सेम ओमेगा, लेकिन देखो ये e पावर में t है। इफ t is 0 then e to the power 0 is 1, एम्पलीट्यूड इज a at t equal to 0। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे t बढ़ता जा रहा है एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा क्योंकि ये पावर माइनस में है। अरे समझ में,
और ये e टू द पावर, ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इस फंक्शन का ये एक बिहेवियर कि अगर मान लीजिए 10 ऑसिलेशंस में जो टाइम लगता है उतने टाइम में एम्पलीट्यूड a से a/2 होता है अगर, तो हर बार 10 ऑसिलेशंस में वो प्रेजेंट का हाफ होगा। इस फंक्शन का रिजल्ट हमें याद रखना है। जो भी चीज़ एक्सपोनेंशियली ग्रो करे या डिक्रीज़ हो, अगर मैं पावर प्लस कर दूं तो ये ग्रो होगी, इंक्रीज़ होगी, और अगर मैं माइनस पावर है तो इसने डिक्रीज़ होना है। तो ये जो फंक्शन, इस फंक्शन में पावर t है, इस फंक्शन का मैथमेटिकल हमारे पास रिजल्ट ये है कि मान लीजिए 10 ऑसिलेशंस के बाद, 10 ऑसिलेशंस का मतलब कोई टाइम है, वो सपोज 1 टाइम पीरियड इज़ 1 सेकेंड, तो 10 ऑसिलेशंस 10 सेकेंड्स, तो 10 सेकेंड्स अगर लगते हैं एम्पलीट्यूड a को a/2 बनने में, तो और 10 सेकेंड्स के बाद a/2 का हाफ a/4 हो जाएगा, और 10 सेकेंड्स के बाद a/4 का a/8 हो जाएगा। ठीक है, मान लो वो 10 सेकेंड्स में a/2 नहीं a/3 हो जाता है, तो अगले 10 सेकेंड्स में इस a/3 का 1/3 हो जाएगा, अगले 10 सेकेंड्स में रिमेनिंग का 1/3 हो जाएगा। जो एक इंफॉर्मेशन दी वो आपके पास इस तरह से रिपीट चलती है, और इसी वजह से ये एम्पलीट्यूड अगर हमें ढूंढना हो कि ज़ीरो कब हो जाएगा, तो आंसर है कि वो कभी नहीं होगा, क्योंकि जो भी चीज़ इस तरह से डिक्रीज़ हो रही है कि 10 सेकेंड्स में हाफ होती है, तो हर बार 10 सेकेंड्स में हाफ ही होगी ना, और किसी भी चीज़ का हाफ कभी ज़ीरो होता ही नहीं है। आप कोई भी मान लो, आप ये मान लो कि 10 सेकेंड्स में वो 10% कम हो जाता है, तो हर बार 10 सेकेंड्स में जो प्रेजेंट वैल्यू है उसका 10% कम होना है, तो 10% माइनस करते जाओगे तो रिमेनिंग का 10%, तो आपके पास फाइनल कभी भी ज़ीरो नहीं आएगा। तो एम्पलीट्यूड बिगिनिंग में a था, फिर वो कम होता गया, कम होता होता ज़ीरो कब होगा, थ्योरेटिकली बात करें तो आंसर है कभी भी नहीं होगा। प्रैक्टिकली हमें लगता है कि रुक गया है, क्योंकि कोई पेंडुलम है, आप छोड़ दें उसको तो कुछ देर के बाद रुक ही जाता है, लेकिन वो हमें उसका इतना स्मॉल एम्पलीट्यूड है कि वो ऑब्जर्व नहीं हो रहा है। बट एंड अनदर थिंग, जो हमारी प्रैक्टिकल केसेस हैं उसमें तो जो पॉइंट है जिसके अबाउट ऑसिलेशन हो रहा है वहाँ पर भी फ्रिक्शन रहती है, और वो फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन है जो हमने फ्रिक्शन टॉपिक में पढ़ी हुई है। तो वो फ्रिक्शन तो फाइनली इसकी नेट काइनेटिक को ज़ीरो करेगी। लेकिन अगर खाली मीडियम की फ्रिक्शन प्रेजेंट है, डैम्पिंग प्रेजेंट है, तो उस केस में ये कभी भी रुकना नहीं है, कम होता जाएगा। हो सकता है इतना कम हो जाए कि आपको दिखे ही नहीं, आपको फील ही नहीं हो, लेकिन अगर वो एयर में ही वाइब्रेशन हो रहा है तो वो हमेशा ही होता रहेगा। ठीक है, ये बात थोड़ी ध्यान रखनी है, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज वाली बात ध्यान रखनी है। और अगर फ्री ऑसिलेशन का हम एक्सटी ग्राफ बनाते हैं, जो ये केस लिखा हुआ, तो ये एक्सटी ग्राफ में एम्पलीट्यूड कांस्टेंट का केस है ये, यानी आपके पास ये प्लस a और ये है माइनस a। तो इस तरह से, ठीक है, ये a हमेशा मेंटेन्ड है। बट डैम्प्ड ऑसिलेशन अगर हैं तो ये आपके पास इस तरह से, ये प्लस a से हम स्टार्ट हुए, लेकिन ये इस तरह से t0 पर एम्पलीट्यूड जैसे प्लस ऐसे छोड़ा है आपने, तो ये इस तरह से डिक्रीज होता जाएगा, लाइक दिस, डैम्प्ड ऑसिलेशन। वो अलग बात है कि हम ऐसा भी कुछ अरेंजमेंट बना सकते हैं कि एक डैम्प्ड ऑसिलेटर में जहाँ डैम्पिंग प्रेजेंट है, हम एनर्जी का एडिशन करते रहें।
जो लॉस ऑफ एनर्जी हो रहा है, जैसे कि आप देखें वॉल क्लॉक्स, जो पेंडुलम बेस्ड क्लॉक्स हैं, उनमें पेंडुलम का ऑसिलेशन कभी स्टॉप होता ही नहीं है। वो तब स्टॉप होता है जब आप उसमें एक सेल बैटरी जो है वो फिनिश हो जाती है। यानी आपने कहीं कोई मैकेनिज़्म बनाया हुआ है जो उस बैटरी से ऑपरेट होता है और उस पेंडुलम में डैम्पिंग से जो एनर्जी का लॉस हो रहा है, उस लॉस को वहाँ मेंटेन किया हुआ है, जिससे वो अपने कांस्टेंट एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट होता रहे। तो अगर ऐसा कर दिया है तो उसको बोलते हैं मेंटेन्ड वाइब्रेशन। एक है फ्री ऑसिलेशन, डैम्पिंग ज़ीरो, डैम्प्ड ऑसिलेशन, डैम्पिंग प्रेजेंट। थर्ड मैं बोल रहा हूँ कि इट इज़ मेंटेन्ड, है तो डैम्प्ड, डैम्पिंग प्रेजेंट है, बट हमने उसके एम्पलीट्यूड को कांस्टेंट मेंटेन किया हुआ है। ठीक है, तो इस एम्पलीट्यूड वाली बात के ऊपर एग्जाम्पल नोट कर लें, जो मैंने समझाया था कि एम्पलीट्यूड का डिक्रीज़ किस तरह से होगा। ऐसे क्वेश्चन बना देते हैं आप, सिंपल क्वेश्चन है, मतलब कुछ ओरल क्वेश्चन ही होता है। जैसे व्हेन एन ऑसिलेटर कंप्लीट्स 100 ऑसिलेशंस, its amplitude reduces to 1/3 of its initial value. What will be its amplitude when it completes 200 oscillations? तो 100 के बाद 1/3, यानी A अगर पहले था तो 100 के बाद A/3 है, और 100 के बाद 200 बोला ना, तो यानी और नेक्स्ट 100 के बाद इस A/3 का हर 100 ऑसिलेशंस में अपनी प्रेजेंट वैल्यू का 1/3 रहना है। तो A से पहले 100 के बाद A/3, फिर नेक्स्ट 100 के बाद 1/3 ऑफ A/3, यानी कि आंसर होगा A/9।